तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इस नई वीडियो में। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। अगर हमारा मेजर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये लिख सकते हैं हम कि वह साइंस जो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन को एनालाइज करता है, उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स को एक ऐसा साइंस कह सकते हैं कि जिसमें हम गुड्स और सर्विस को उत्पादन करें या उसका वितरण करें या उसके कंजप्शन, मतलब उसको हम जब हम यूज करते हैं एज अ कंज्यूमर, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, इसके कोर कोर कंपोनेंट्स क्या हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स दो तरह का होता है, साइंस और आर्ट। साइंस में आता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होता है जो इसको डिस्क्राइब करता है या फोकस करता है कि व्हाट इज, मतलब क्या है। अगर जैसे कोई फैक्ट या डाटा है तो वो इस चीज पर फोकस करेगा कि वो क्या फैक्ट्स हैं। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो इस चीज पर फोकस करता है कि व्हाट और टू बी, मतलब वो क्या होने चाहिए थे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये बताया गया है कि क्या फैक्ट्स हैं, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ये बताया जाता है कि क्या होने चाहिए थे। इन दोनों में यही एक बेसिक डिफरेंस है। और इकोनॉमिक्स एक आर्ट क्यों है? आर्ट इसलिए क्योंकि जितने भी नॉलेज और फैक्ट्स होते हैं वो साइंस के अंदर आते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमें यूज करना होगा एक्शन, उसी को हम आर्ट कहते हैं। तो ये आर्ट इसलिए है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारे कई तरह के स्कोप हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स की स्टडी को कहते हैं, या वो स्टडी जो किसी इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट या किसी स्पेसिफिक मार्केट या किसी स्पेसिफिक पर्सन, मतलब कहने का मतलब है कि किसी एक इंडिविजुअल इंसान की जब हम स्टडी करते हैं उसके बिहेवियर की, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई हम किसी एक बंदे के लिए भी स्टडी कर सकते हैं, और कंज्यूमर का बिहेवियर या कॉस्ट एनालिसिस या मार्केट स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एक एग्रीगेट इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, जैसे नेशनल इनकम, मतलब पूरे देश की इनकम को जब हम एक साथ स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। या अनएम्प्लॉयमेंट, या इन्फ्लेशन, या इकोनॉमिक ग्रोथ, या जीडीपी। अब ये सब मैक्रो में क्यों आते हैं? क्योंकि ये एग्रीगेट काम करते हैं, मतलब ये एक नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करते हैं, इसलिए हम इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजरल इकोनॉमिक्स। अब मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैनेजरल इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि इकोनॉमिक थ्योरीज और कंसेप्ट को अप्लाई करना ताकि हम फर्म के अंदर डिसीजन मेकिंग कर सकें, इसी को हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो मैनेजर और एक इकोनॉमिक्स। इसलिए मैनेजर, इसका इसका काम क्या होता है कि मैनेजर को ये हेल्प कराता है डिसीजन लेने में किसी भी फर्म के अंदर। और वो डिसीजन कैसे लेगा? जब इकोनॉमिक थ्योरी और कंसेप्ट को अपनी फर्म के अंदर अप्लाई करेगा तब। टॉपिक हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या होता है? एक नेशनल लेवल पर, मतलब कोई भी स्टडी जो दो देशों के बीच में की जाती है, या तो दो देशों के बीच में ट्रेड हो गया, या इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई, या एक्सचेंज रेट हो गए, या मतलब कुछ भी ऐसा जो ग्लोबल ग्लोबल एक ग्लोबल पॉइंट पर जाकर हम उसको स्टडी करें, वो हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या होते हैं? ऐसी स्टडी जो इकोनॉमिक इश्यू को फेस करती है, जो कहाँ पर हो रहे हैं, किसी डेवलपिंग कंट्री में हो रहे हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया उसका, ये सब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फर्म्स। इट फोकस ऑन हाउ दे एलोकेट their रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी एंड प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि ये एक बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग की स्टडी है, या डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होती है उसकी स्टडी है किसी भी इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए, मतलब या किसी भी एक कंज्यूमर के लिए या किसी भी एक फर्म के लिए। और ये किस चीज पर फोकस करती है? ये फोकस करती है कि रिसोर्सेज की एलोकेशन पर, मतलब किस रिसोर्सेज को कहाँ पर लगाना है, ताकि हमारी जो उनकी यूटिलिटी है उसको हम मैक्सिमाइज कर सकें और अपने प्रॉफिट को भी हम बढ़ा सकें। इसमें किस किस चीज़ को हम मेजर करते हैं? सप्लाई एंड डिमांड हो गया, मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया, इलास्टिसिटी हो गई, मार्जिनल एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि इसके फीचर्स क्या हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर। पहला क्या है? इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ये देखती है कि कोई भी इंडिविजुअल या फर्म अपने डिसीजन को कैसे बनाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे सप्लाई और डिमांड को डिटरमाइन करती है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, कि उसका प्राइस क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगी किसी भी इंडिविजुअल मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्राइस मैकेनिज्म। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेट्स हाउ प्राइस आर डिटरमाइंड इन वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ये देखता है कि अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर में हमारी कोई भी गुड्स हैं या सर्विस हैं, उनके प्राइस जो है वो कैसे अदलते बदलते रहेंगे या कैसे डिटरमाइन करेंगे।
और ये किस चीज़ के चेंज के ऊपर दिखता है? ये दिखता है कि सप्लाई और डिमांड, जैसे-जैसे सप्लाई और डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वैसे-वैसे प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी ये मेजर करता है कि क्वांटिटी डिमांड या सप्लाई किसी भी गुड्स की वो कैसे चेंज होती है, किसी भी प्राइस के चेंज होने पर या कोई और अदर अगर हम फैक्टर चेंज कर दें तो क्वांटिटी डिमांड कैसे वेरी करती है या उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ये हमारा इलास्टिसिटी बताता है। नेक्स्ट होता है क्या? मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एनालाइज करता है अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर को। उसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन भी आता है, मोनोपोलिस्टिक भी आता है, ओलिगोपोली भी आता है। और हर जो स्ट्रक्चर है उसका एक अपनी अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके नंबर ऑफ फर्म्स को लेकर, उसके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को लेकर या उसकी प्राइसिंग पावर को लेकर। मार्जिनल एनालिसिस मतलब मार्जिनल एनालिसिस एक ऐसा की फीचर है, जो ये बताता है कि डिसीजंस कैसे बेस होते हैं मार्जिनल चेंजेस के ऊपर। मार्जिनल चेंजेस क्या होता है कि अगर हम एक एडिशनल बेनिफिट जो है, एडिशनल बेनिफिट को हम मार्जिनल चेंज बोलते हैं या एडिशनल कोई भी चीज़ है, हम उसको मार्जिनल चेंज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें माइक्रो इकोनॉमी जो है वो ये एग्जामिन करती है कि कैसे गुड्स और सर्विस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं या जो कॉस्ट उसमें लग रही है वो कितनी लग रही है। ये हमारा प्रोडक्शन को एंड कॉस्ट है। तो ये हमारे हो गए फीचर्स ऑफ किसके? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल फर्म की एग्जामिन करने की एक कोई भी स्टडी या प्रोसेस है। नेक्स्ट देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जैसे हम वर्ड देख रहे हैं, मैक्रो मीन्स बड़ा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा? ये फोकस करेगा किसी भी एग्रीगेट मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर। जैसे एक पूरी इकोनॉमी को एक साथ अगर हम स्टडी करें तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगा, या जीडीपी को या इन्फ्लेशन को या अनएम्प्लॉयमेंट को या नेशनल इनकम को। ये सब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएँगे। फीचर्स क्या है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के? पहला है एग्रीगेट इंडिकेटर्स मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ। नेक्स्ट पॉइंट का इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ को एक साथ फोकस करता है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? बिजनेस साइकिल मतलब ये बिजनेस साइकिल की स्टडी करता है कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर फ्लक्चुएशन आई है, कि मतलब बढ़ना घटना हुआ है एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसीज मतलब कैसे जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट द्वारा वो बनाई जा रही हैं, कैसे मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट जो है सेंट्रल बैंक के द्वारा उनको मैनेज किया जा रहा है, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी देखता है। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसीज होती हैं वो गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती हैं, मतलब गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को ही हम फिस्कल पॉलिसीज कहते हैं। अब फिस्कल पॉलिसीज के अंदर क्या कहता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, टैक्सेशन डिसीजन हो गया, इन सब की स्टडी को भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस मतलब दो देशों के बीच में किया गया ट्रेड मतलब बिजनेस की स्टडी को भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट को भी करते हैं। ये इसके फीचर्स हो गए, किसके? मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स हो गए। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस क्या क्या है? देखो फोकस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल चीज पर फोकस करता है लेकिन मैक्रो वाइड इकोनॉमी पर फोकस करता है। स्कोप इसका एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा स्कोप होता है और मैक्रो का बड़ा स्कोप होता है। यूनिट ऑफ एनालिसिस मतलब कितनी यूनिट्स को एक साथ जो स्टडी करता है। माइक्रो जो है किसी एक को या किसी एक कंज्यूमर फर्म को, लेकिन मैक्रो जो है वो एग्रीगेट वेरिएबल्स मतलब बहुत सारी फर्म्स को एक साथ मिलाकर या बहुत सारे लोगों को एक साथ मिलाकर। नेक्स्ट क्या है? डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या है? एक फर्म या इंडिविजुअल का सिर्फ एक बार में एक ही फर्म या इंडिविजुअल का डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि पूरी गवर्नमेंट या पूरी इकोनॉमी के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट आता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब वेरियस, इसमें बहुत सारे मार्केट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल मतलब हर कोई मार्केट स्ट्रक्चर इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब अगर हम बोलें कि प्राइस डिटर्मिनेशन तो मार्केट प्राइस जो होगा वही माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड होगा, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जनरल प्राइस लेवल होंगे मतलब जो ओवरऑल मतलब ओवर ऑफ अ कंट्री यूज हो रहा है वो प्राइस, वही प्राइस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड होगा। अब अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर तो इसके इसके अंदर इतना कुछ ये एक सेकेंडरी पोजीशन पर आता है, लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो सेंटर पॉइंट है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये भी डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसका, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। नेक्स्ट इन्फ्लेशन, इसका भी कोई इतना रोल नहीं होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर गवर्नमेंट रोल को देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लिमिटेड, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंट मतलब एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, और सिग्निफिकेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट रोल होगा। नेक्स्ट होता है पॉलिसी टूल्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बिजनेस की जो खुद की स्ट्रेटेजीज हैं हम उनको इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज मतलब गवर्नमेंट द्वारा जो बनाई गई पॉलिसीज हैं उनको इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेज हैं किस किस के बीच में, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजरल इकोनॉमिक्स। मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड इकोनॉमिक एनालिसिस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग रेशनल मैनेजरल डिसीजन। मतलब
जो हमारे इकोनॉमिक कंसेप्ट्स हैं और इकोनॉमिक एनालिसिस हैं, उन सबको अप्लाई करने के बाद में अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्व करने के लिए कोई डिसीजन लिया जाता है मैनेजर द्वारा, तो हम उसी को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और ये किस पर फोकस करता है? ये फोकस करता है कि कैसे जो इकोनॉमिक एनालिसिस है उसके द्वारा हमने अपने रिसोर्सेज को एलोकेट किया है अच्छी तरह से, और कैसे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का बिजनेस डिसीजन के अंदर क्या रिलेवेंस है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, पहला पॉइंट है यूजफुल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, हेल्पफुल इन चॉकिंग एंड बिजनेस पॉलिसीज, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाने में तो हमारी मदद करता ही है और कॉस्ट को घटाने में, लेकिन बिजनेस की पॉलिसीज बनाने में भी हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमल रिसोर्सेज एलोकेशन, मतलब हमारी जो रिसोर्सेज है उनको एक सही जगह पर एलोकेट करने में भी मदद करता है। डिमांड एनालिसिस, किसी भी गुड्स या सर्विस की डिमांड को एनालाइज करने में भी हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है कॉस्ट एनालिसिस, मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या जितनी भी कॉस्ट है, जैसे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और इनके इनके रिगार्डिंग जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, इन सबको एनालाइज करने में भी हमारी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, इसमें क्या होता है कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट, डिमांड इलास्टिसिटी, कॉम्पिटिटर प्राइसिंग और बहुत सारे फैक्टर्स को अपनी नजर में रखते हुए हमें मतलब फर्म को हेल्प करता है कि कैसे कौन से गुड्स का कौन सी सर्विस का कितना प्राइस रखना है, मतलब एक ऑप्टिमल प्राइस रखने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू मैनेजमेंट, हमारे रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने में और बिजनेस को एक लंबी ग्रोथ देने में और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट देने में भी हमारी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क एनालिसिस, जो आने वाले रिस्क हैं जैसे कंपटीशन, मार्केट वोलेटिलिटी, रेगुलेशन चेंजेस, इन सबको एनालिसिस करने में भी हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मतलब जो हमने प्रॉफिट कमाया है हम उसको कैसे इन्वेस्ट करें आगे चलकर फ्यूचर में अपने नए स्टार्टअप या कुछ भी नया डिसीजन लेने के लिए, इन सबके एनालिसिस करने में भी हमारी मदद करता है। सो ये हो गया हमारा मैनेजर इकोनॉमिक्स का रिलेवेंस बिजनेस डिसीजन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स, मतलब मैनेजरल इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स होते क्या है। पहला प्रिंसिपल है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है? कोई कॉस्ट पाने के लिए छोड़ी गई कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे अगर आज आपको स्कूल जाना था, लेकिन आपके घर पर शादी भी थी, तो अगर आप शादी में चले गए और स्कूल छोड़ दिया तो स्कूल आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, लेकिन अगर आप स्कूल चले गए, शादी छोड़ दी, तो शादी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट किस चीज़ में मदद करती है? सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने में और हमारे जो मार्जिन हैं उनको मैक्सिमाइज करने में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टेम्पोरल प्रिंसिपल या अ प्रिंसिपल ऑफ टाइम, इसका क्या मतलब है? इसमें ये बताया गया है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को देखकर सोचकर डिसीजन लेना। अब शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन एक ऐसे टाइम पीरियड को कहते हैं जिसके अंदर कम से कम एक फैक्टर फिक्स रहेगा हमेशा, और लॉन्ग रन क्या होगा? लॉन्ग रन होगा कि वो टाइम पीरियड जिसके अंदर सारे फैक्टर्स वेरिएबल होंगे, मतलब कोई भी फैक्टर कभी भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब क्या होता है कि जो आज का पैसा है, मतलब जो आज का पैसा है वो कल के पैसे से ज्यादा कीमती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई पर्सन आपको ये ऑप्शन दे कि आप या तो आज आप 100 रुपए गिफ्ट में आज ले लो, या आप 100 रुपए गिफ्ट में 1 महीने बाद ले लेना, तो क्या होता है कि हम उसको ये बोलेंगे कि आज आज ही आप हमें वो 100 रुपए दे दीजिए, क्योंकि कल को जो हमारी वैल्यू होगी मनी की, मतलब वैल्यू तो मनी की वही होगी, लेकिन जो उसकी प्राइसिंग पावर होगी वो घट जाएगी। 100 रुपए हैं तो वो 100 आज भी हैं और 1 साल बाद भी होंगे, लेकिन उसकी जो परचेजिंग पावर होगी वो घट जाएगी। इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। अब इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल क्या होता है? इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल का मतलब होता है हमें कोई भी डिसीजन तब लेना है जब उस डिसीजन को लेने के बाद में हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही हो और रिवेन्यू बढ़ रहा हो, लेकिन हमारी कॉस्ट कम बढ़ रही हो और रिवेन्यू ज्यादा बढ़ रहा हो, तो हमें वो डिसीजन लेना है, वरना हमें डिसीजन नहीं लेना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी एक कंसेप्ट है किसी भी सेटिस्फेक्शन के लेवल को मेजर करने की, कि जिस बंदे ने गुड्स या सर्विस को कंज्यूम किया है, और जिस जिस बंदे ने गुड्स और सर्विस को कंज्यूम किया है उसको कितनी सेटिस्फेक्शन या कितनी हैप्पीनेस मिली है उस चीज को कंज्यूम करने के बाद में। अब यूटिलिटीज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? जैसे पहले है यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव, मतलब यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट को आपने अभी कंज्यूम किया है और आपने वही प्रोडक्ट फिर 1 घंटे बाद कंज्यूम किया है, तो जितना सेटिस्फेक्शन आपको अभी मिला होगा उतना सेटिस्फेक्शन आपको 1 घंटे बाद नहीं मिलेगा। यही होता है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी इज रिलेटिव, मतलब प्रोडक्ट भी सेम, बंदा भी सेम, लेकिन यूटिलिटी चेंज हो गई टाइम के साथ। जैसे एसी है, देखो एसी तो वही है, उसको यूज करने वाला भी वही है, विंटर में उसकी कोई नीड नहीं होती, रेन में कोई नीड नहीं होती, मतलब थोड़ी बहुत हो भी सकती है कि नहीं भी, लेकिन समर में उसकी बिल्कुल 100% नीड होगी, तो यूटिलिटी चेंज हो गई उसी प्रोडक्ट के लिए और उसी बंदे के लिए। नेक्स्ट होता है यूटिलिटी में और मे नॉट बी यूजफुल,
मतलब किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी यूज़फुल भी हो सकती है और नहीं भी। जैसे मान लो आप एक मूवी देख कर आए, तो आपको उससे यूटिलिटी मिल गई, लेकिन नेक्स्ट डे आपके पास में ही जो वो मॉल था जहाँ पर आप मूवी देख कर आए, आपके घर लाइट नहीं आ रही है। नेक्स्ट डे आपको क्या हुआ कि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, और आप सोच रहे हो कि मुझे एसी का लुत्फ़ उठाना है। तो आपने क्या सोचा कि मैं मूवी देख कर आऊँ, और मूवी से आपको यूटिलिटी मिले ना मिले, लेकिन उसमें बैठकर आपको एसी की यूटिलिटी मिल जाएगी। तो इसका यही भी मतलब हो सकता है कि री-वॉचिंग ऑफ मूवी ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट अ होम इन समर एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ एसी। एसी की तो यूटिलिटी मिली, लेकिन हमें जो मूवी है उसको रीवॉच करने से हमें उसकी कोई यूटिलिटी नहीं मिली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूटिलिटी मे बी एथिकल और मे नॉट बी इन नेचर। मतलब यूटिलिटी जो है वो एथिकल भी हो सकती है और नहीं भी। जैसे कोई शराबी है, तो शराब पीना कोई मोरल या एथिकल नहीं है, लेकिन शराबी को उससे यूटिलिटी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है कि यूटिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी वो होता है जिसमें हम नंबर के टर्म में किसी भी यूटिलिटी को मीजर करते हैं। मतलब इसमें जो यूटिलिटी होती है वो क्वांटिफिकेबल होती है और मीजरेबल होती है, और इसको हम यूटिल्स में मीजर करते हैं। मतलब इसमें हम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मीजर कर सकते हैं किस किस में, नंबर्स में, जैसे वन और हमारा टू और हमारा थ्री, ये सब। नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरी अप्रोच क्या होती है, ऑर्डिनल अप्रोच टू फ्यूटिलिटी। इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि ये कहना सही नहीं होगा कि किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को कंज्यूम करने के बाद हमें इतनी यूटिलिटी मिली, बल्कि ये कहना सही होगा कि इस प्रोडक्ट से और इस प्रोडक्ट से दोनों को यूज करने के बाद में हमें कौन से प्रोडक्ट से ज्यादा यूटिलिटी मिली, ये कहना सही होगा। इसका मतलब ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी में हम कंपैरिजन करते हैं किन्हीं भी दो प्रोडक्ट या सर्विसेज के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का कंजप्शन इंक्रीज करते जाएंगे, तो हर नेक्स्ट पॉइंट पर हमारी जो यूटिलिटी होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी। मान लो अभी आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, तो जैसे आप पहले घूंट पानी पियोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप दूसरा घूंट पियोगे तो थोड़ा कम, फिर तीसरा पियोगे तो थोड़ा और कम, फिर चौथा पियोगे तो थोड़ा और कम। यही इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जब दो प्रोडक्ट को या दो सर्विस को यूज करने के बाद में हमें इक्वल यूटिलिटी मिल जाए, तो वो हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है जो हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के बाद। ये हमारा क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। ये हमारी यूनिट बस्ट कंप्लीट हो गई।